नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने अपने पिछले वीडियो में तलपट के बारे में पढ़ा था। तलपट क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य है, इसके क्या नियम हैं और इसका प्रारूप क्या होता है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब तलपट बनाते कैसे हैं, हम तलपट को कैसे बनाएं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि तलपट की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम तलपट को तैयार कर सकते हैं। तो तलपट की मुख्यतः 4 विधियाँ हैं, ठीक है। एक है योग विधि, एक है शेष विधि, एक है योग व शेष विधि और एक है समान योग को छोड़कर समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। चारों को लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये है हमारी चारों विधियाँ जिससे हम तलपट तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, योग विधि जिसको हम बोलते हैं टोटल मेथड, शेष विधि यानी कि बैलेंस मेथड, योग व शेष जिसको हम मिश्रित विधि भी बोलते हैं यानी कि टोटल एंड बैलेंस, और मिक्स्ड मेथड, ठीक है। समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। टोटल मेथड एलिमिनेटिंग द अकाउंट्स हैविंग सेम टोटल्स, इक्वल टोटल्स, ठीक है। तो ये हमारी चारों विधियां हैं, एक एक करके समझते हैं। बाकी की 3 मैं हटा देती हूँ। पहले हम योग विधि के बारे में समझते हैं कि योग विधि क्या है, ठीक है। तो योग विधि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें योगों को रखा जाता है, ठीक है। जब हम खाते बनाते हैं तो उसके दोनों पक्षों के जो योग होते हैं उनको वैसा ही रहने दें, उनका शेष ना निकालें, ठीक है। उन योगों को हम तलपट में लिखते हैं। तलपट का प्रारूप मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। है ना, ऐसा होता है तलपट का प्रारूप। यहाँ पे अकाउंट्स का नाम आता है, यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर आता है, यहाँ पर अमाउंट आती है, ये डेबिट साइड की अमाउंट है, क्रेडिट साइड की अमाउंट है। हम बात कर रहे हैं जब योग विधि की, तो जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स याद है ना, है ना, ऐसा ही प्रारूप होता है ना अकाउंट्स का। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट, है ना, ऐसे तो हम बनाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर योग करते हैं। जो ज़्यादा योग होता है दोनों तरफ लिख देते हैं। नॉर्मली हम यही तो करते हैं। और जो डिफरेंस आ रहा होता है वो अगर डेबिट में आ रहा होता है, डेबिट का आ रहा होता है तो क्रेडिट में लिख देते हैं, और क्रेडिट का आ रहा होता है तो डेबिट साइड में लिख देते हैं। ऐसा ना करके हम केवल योग लिखते हैं, यानी कि डेबिट साइड का योग डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड में हम योग लिख दें, और उन वाले योगों को फिर हम इसमें लिखें, तो इसको हम बोलेंगे योग विधि से तलपट को बनाना, ठीक है। मतलब हमने बैलेंस नहीं निकाला, दोनों पक्षों का योग देख लिया। जो हमने खाते बनाए हैं उसमें दोनों पक्षों का योग देख लिया, डेबिट का योग डेबिट साइड में और क्रेडिट का योग क्रेडिट साइड में डाल दिया। सपोज ये हमारा परचेज अकाउंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, और इसके सामने यहाँ पे जो भी अमाउंट सपोज 100 रुपये आ रही है तो हमने यहाँ पर 100 रुपये, और यहाँ आ रही है सपोज 80 रुपये, ठीक, तो यहाँ 80 रुपये। क्रेडिट साइड में 80 थे, हमने 80 लिख दिए। डेबिट साइड में 100 थे, हमने 100 लिख दिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि हम इसमें अमाउंट्स कैसे डाल रहे हैं खातों की, है ना। जैसे हमने परचेज अकाउंट बनाया तो परचेज अकाउंट में हमने देखा डेबिट साइड का योग आ रहा है 100 रुपये, तो हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा और डेबिट साइड में लिख दिया 100 रुपये। क्रेडिट साइड में हमारा टोटल आ रहा है 80 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 80 रुपये, ठीक है। दोनों तरफ का टोटल हमने दोनों तरफ लिख दिया। ऐसा नहीं करेंगे कि केवल डेबिट साइड का लिखें या केवल क्रेडिट साइड का लिखें, हमें दोनों साइड का लिखना है, ठीक है। डेबिट साइड का भी लिखा है और क्रेडिट साइड का भी लिखा है। किसके आगे, उसके नाम के आगे। परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट यहाँ लिखा और यहाँ पे उसके अमाउंट्स को लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें लेके कर लेंगे सारे खातों के। उसके बाद नीचे लगाएंगे योग, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ग्रैंड टोटल। ये टोटल यहाँ पर जो आएगा और यहाँ पर जो आएगा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी इसका मतलब है कि हमारे जो खाते हैं वो बिल्कुल ठीक बने हैं। अगर ये टोटल बराबर नहीं आ रहा है यानी कि खाते गड़बड़ हो रहे हैं। दूसरी चीज़, ये योग विधि की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी एक विशेषता होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो तलपट का योग आएगा ये बराबर होता है जर्नल के योग से, ठीक है। जब देखो हम रोजनामचा बनाते हैं तो उसमें भी लास्ट में हम दोनों तरफ की अमाउंट्स का योग कर देते हैं, ठीक है। वो योग जो आ रहा होगा वही योग यहाँ पर तलपट का भी आएगा जब हम योग विधि से तलपट बनाएंगे,
ठीक है। जब हम योग विधि से तलपट बनाते हैं तो यहाँ लास्ट में हमारा जो योग आ रहा होता है वही योग रोज नामचे में भी आ रहा होता है। तो इसकी विशेषता है तलपट का योग बराबर जर्नल का योग, ठीक है। अब इससे ये तो समझ में आ गया कि योग विधि से हम कैसे तलपट को बनाते हैं। इसके गुण दोषों को और समझ लेते हैं, ठीक है, वो नोट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ गुण और दोष है। गुण में हम पढ़ते हैं पहले सरलता। इसमें सरलता होती है क्योंकि हमें शेष नहीं निकालना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ का योग किया, यहाँ का योग किया और फटाफट तलपट तैयार कर लिया, ठीक है। तो बहुत सरल होती है ये विधि। दूसरी चीज़, खाता बही में समस्त खाते हमने बना लिए हैं, इस बात का प्रमाण देता है तलपट, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे जर्नल का योग जो है मिल रहा है तलपट से। जो देखो तलपट का योग बराबर जर्नल का योग, तो जर्नल का जो योग आ रहा है हमारा वही योग हमारा तलपट का आ रहा है। यानी कि जितने भी लेखे हमने जर्नल में किए हैं उन सब की खतौनी हमने खाता बही में कर ली है। इस बात का प्रमाण हो गया ये, है ना। नहीं तो हमारा इसका योग उससे मिलता नहीं। ये हम सिर्फ योग विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके दोषों को पढ़ लेते हैं। दोषों में क्या है, योग करने में कठिनाई होती है क्योंकि देखो हमने सारे योग लिखे हैं, सारे योग लिख लिए, कोई भी योग छोड़ा ही नहीं, सारे खातों के सारे योग लिख लिए हमने। तो ये जो होता है तलपट बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमें योग करने में फिर कठिनाई होती है, आसानी से सारे योग हम कर नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ प्रत्येक लेन देन में शेष निकालना अनिवार्य हो वहाँ नहीं इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम शेष निकाल रहे हैं तो फिर ये विधि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। यहाँ पे तो हमने शेष निकाल कर रखा होगा, जब तलपट बनाने जाएंगे तो फिर हमें दोबारा से योग करना पड़ेगा। तो जहाँ पर शेष निकालना अनिवार्य होता है वहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम खाते तैयार करते समय कठिनाई। अंतिम खाते जब हम बनाते हैं तो वो वहाँ पर हमें शेषों की ही ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दोबारा से फिर शेष निकालने पड़ ही जाते हैं। तो उस टाइम पे फिर हमें काम बढ़ जाता है, तो अंतिम खाते बनाने में ये कठिनाई आती है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खातों की वास्तविक स्थिति का एक दृष्टि में ज्ञान हमको नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने लेंथी हो जाता है तलपट कि हम एक बार में देखकर ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे खातों की जो स्थिति है, हमारे व्यापार की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या चल रही है। खातों को हम एक साथ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये इसके गुण और दोष हो गए। योग विधि क्या है समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं शेष विधि की। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे शेष विधि लिख लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ी योग विधि। योग विधि मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। हम पढ़ेंगे शेष विधि के बारे में। योग विधि में हमने पढ़ा जो भी हम खाते बनाते हैं उसमें दोनों पक्षों का जो योग होता है उनसे हम तलपट तैयार करते हैं। दोनों ही पक्षों का योग तलपट के दोनों पक्षों में हम लिखकर तलपट को तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन अब शेष विधि की बात करें तो अब हम योग को वैसे ही नहीं रहने देंगे। जैसे हमने बताया था ना, दोनों तरफ के योग करें और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम शेष निकालेंगे और जो शेष आएगा उसको हमें यहाँ पर तलपट में लिखना है, वो जिस भी पक्ष का शेष होगा। जैसे सपोज हम कोई पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, सपोज मोहन का खाता बना रहे हैं, मोहन का खाता बना रहे हैं। इनका जो डेबिट पक्ष का योग आया वो आया हमारा 600 रुपये, ठीक है। और क्रेडिट साइड का जो योग आया वो आया 400 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो शेष बच रहा है यानी कि जो बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है, 200 रुपये। ये किस साइड का बैलेंस है, ये डेबिट साइड का बैलेंस है, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी कि क्रेडिट साइड में, ठीक है। और ये 600 रुपये दोनों तरफ आ जाएंगे। अभी 600 रुपये का हमें तलपट में कुछ नहीं करना है। जब हम शेष विधि के द्वारा तलपट तैयार कर रहे हैं तो हमें 600 रुपये का कुछ नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, ये 200 रुपये। और ये किस पक्ष के हैं, ये क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं, लेकिन ये है किस पक्ष के, ये डेबिट साइड के हैं। तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में ही लिखेंगे, मोहन के खाते के नाम के सामने, ठीक है। मोहन से अकाउंट 200 रुपये आ गए। हमने देखा ना यहाँ पे 200 रुपये आए डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में ही लिख दिया। ये खाली रहेगा, ठीक। तो इसमें एक ही पक्ष में आएंगे मोस्टली क्या, सभी एक ही पक्ष में ही आएंगे, या फिर तो डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। जिसमें भी आ रहा होगा, जैसे इसमें डेबिट शेष आ रहा था तो हमने डेबिट साइड में कर दिया, क्रेडिट आ रहा होता तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, डेबिट को हम खाली छोड़ देते, ठीक है। तो जितने भी शेष आएंगे हमारे खातों के वो सारे हम इसमें लिख लेंगे। इस तरीके से सारे लिखने के बाद हम इसमें भी वही करेंगे, दोनों तरफ का योग लगाएंगे। ये योग जो है आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब खाता बही में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके भी गुण दोषों को समझ लेते हैं। तो शेष विधि के कुछ गुण और दोष हैं, इनको पढ़ के समझ लेते हैं।
इसका जो पहला गुण है मैंने लिखा है, अंतिम खाते में कठिनाई नहीं होती है। जब हम शेष विधि से तलपट तैयार करते हैं तो जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि शेष हमारे पास पहले से ही होते हैं। जैसे योग विधि में हमको ये कठिनाई आ रही थी कि हमको बाद में शेष निकालने पड़ रहे थे, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। अंतिम खाते बनाने के लिए हमको ऐसी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है योग करना सरल। जब हम शेष विधि के द्वारा तलपट तैयार करते हैं तो इसमें अमाउंट्स की संख्या जो होती है वो कम होती है। एक तो इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष में ही अमाउंट लिखी जाती है, या फिर तो डेबिट का शेष होगा या फिर क्रेडिट का शेष होगा, दोनों तरफ थोड़ी ना शेष आता है, दोनों तरफ बैलेंस नहीं आता है। दूसरी चीज़, अगर दोनों तरफ का योग बराबर आया है यानी कि बैलेंस आया ही नहीं है, तो ऐसे खातों का लेखा तलपट में हम नहीं करते हैं। जब बैलेंस है ही नहीं तो लिखेंगे क्या, तो ऐसे खाते भी इसमें नहीं आते हैं। तो जो इसमें अमाउंट्स हमने लिखी हैं उसकी अमाउंट यानी कि उसकी संख्या कम हो जाती है, तो योग करने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेंथी नहीं होता हमारा तलपट। ठीक है, ये तो इसके गुण रहे। अब इसके दोषों की बात करते हैं। योग ना मिलने पर अशुद्धि मिलना कठिन। अगर योग नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया योग मिलना चाहिए, अगर योग नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, खाता बही में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो वो ढूंढने में यहाँ पर कठिनाई होती है। अगर शेष विधि से हम बना रहे हैं और योग बराबर नहीं आया तो ये ढूंढ पाना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे अशुद्धि है, ये बहुत कठिन काम हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है खातों की कुल संख्या का ज्ञान नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कुछ खातों को छोड़ देते हैं जिनके की बैलेंस जो होते हैं वो जिनमें बैलेंस नहीं आ रहा होता है, यानी कि योग जो है वो बराबर आ रहे होते हैं। ऐसे खातों को हमने छोड़ दिया। जब हमने ऐसे खातों को छोड़ दिया तो हम ये टोटल देखकर ये बता नहीं सकते कि हमारे व्यापार में हमने कितने खाते बनाए हैं, सारे लेन देनों के कितने खाते हमने बनाए हैं। ठीक है, तो खातों की कुल संख्या कितनी है ये हमको ज्ञात नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़, जर्नल से योगों का मिलान नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि उसके बराबर आता ही नहीं। अब इसका योग अलग आएगा, जर्नल का योग अलग आता है। ठीक है, वो तो हम योग विधि में मिला रहे हैं क्योंकि उसमें जितने खाते हमने बनाए हैं वो सारे के सारे लिख दिए योग के साथ में, तो उसमें मिलान हो जाता है जर्नल के साथ में। लेकिन जब हम शेष विधि से बनाते हैं तो उसका मिलान नहीं हो पाता है, क्योंकि जर्नल का योग अलग आता है और शेष विधि से जब हम तलपट बनाते हैं तो इनका योग कैसा आता है, अलग आता है। तो इसके गुण दोषों को हमने समझ लिया, शेष विधि क्या है ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं योग व शेष विधि दोनों की। तो जो विधि योग और शेष दोनों को मिलाकर यानी कि मिश्रित तरीके से हम यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है। इसमें देखो यहाँ पे अमाउंट के 2 खाने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो शुरू के जो 2 खाने हैं ये होता है हमारा टोटल मेथड के लिए, और ये जो बाद के 2 खाने हैं ये होता है हमारा बैलेंस मेथड के लिए। जैसे हमने योग विधि में पढ़ा कि दोनों पक्षों का योग करते हैं और उन दोनों ही योगों को हम तलपट में लिख लेते हैं, वो सारी अमाउंट इन दोनों खानों में आ जाएंगी। ठीक है, और हमने बैलेंस मेथड में पढ़ा कि हम योग करके छोड़ नहीं देते हैं, उनका बैलेंस भी निकालते हैं और उस बैलेंस से हम बनाते हैं खाता बही। तो उसमें वही करते हैं, जो भी बैलेंस आता है वो अगर डेबिट साइड का आएगा तो यहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड का आएगा तो यहाँ लिख देंगे। तो ये जो खाने बने हैं ये डेबिट है, ये क्रेडिट, फिर ये डेबिट, फिर क्रेडिट, ये 4 खाने बने हैं। पहले के 2 टोटल मेथड का यूज़ करेंगे हम इसमें, जिसमें कि एक खाना डेबिट फिर क्रेडिट का है। ऐसे ही बैलेंस मेथड के लिए बाद के 2 खाने होते हैं, जिसमें पहला होता है डेबिट का और बाद का होता है क्रेडिट का। ठीक है, इसमें हम चारों ही खानों में जो अमाउंट आती है टोटल उनका योग लगा देते हैं। ठीक है, चारों के योग लगाएंगे। अब इन दोनों का जो योग आएगा वो बराबर होगा और इन दोनों का योग आएगा वो आपस में बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ 100 आ रहा है तो यहाँ भी 100 ही आना चाहिए। ऐसे ही अगर यहाँ 90 आ रहा है तो यहाँ भी 90 ही आना चाहिए। ठीक है, ये चारों आपस में बराबर नहीं होते हैं। जो टोटल मेथड के योग आएंगे वो अलग बराबर होंगे और जो बैलेंस मेथड के योग आएंगे वो अलग बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन चारों आपस में बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जो योग है ये जर्नल के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि क्या है, बहुत ही ईजी है। दोनों जो विधियां हमने पढ़ी है उनका मिश्रण है ये। तो हमने योग और शेष विधि को समझ लिया, इसके गुण और दोषों को भी समझ लेते हैं। इसके गुण में पहला गुण मैंने लिखा है अशुद्धियों की संभावना कम, क्योंकि हम इसमें दोनों ही विधियों का यूज़ कर रहे हैं तो अशुद्धियों की संभावना भी कम हो जाती है। कम इसमें संभावना रहती है कि हमारी अशुद्धियाँ होंगी। दूसरी चीज़, विस्तृत व अधिक बोधगम्य जानकारी। इसमें क्योंकि हमने दोनों मेथड का यूज़ किया है तो ये काफ़ी विस्तृत है। हम दोनों ही मेथड से चेक कर सकते हैं क्या हमारे अकाउंट से कितने अकाउंट्स हैं, क्या उसमें अगर कोई अशुद्धि है तो कौन सी है, क्या है, सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोनों विधियों का गुण। इसमें दोनों विधियों के गुण आ जाते हैं।
क्योंकि हम दोनों विधियों का यूज़ कर रहे हैं, दोनों के अपने अपने गुण हैं, दोनों ही विधियों के गुण इसमें आ जाते हैं, ये भी इसका एक गुण है। ठीक है, दोषों की हम बात करें तो समय और श्रम का अपव्यय होता है इसमें। देखो हम दोनों ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे तो हम बैलेंस वाला बना रहे हैं, यहाँ पे हम योगों वाला बना रहे हैं, फिर उसके भी योग कर रहे हैं, उसके भी योग कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा टाइम है वो बहुत वेस्ट हो रहा है और हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही है। दूसरी चीज़ अव्यवहारिक, इसको व्यवहारिक नहीं माना जाता है, ये एक व्यवहारिक विधि नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से योग व शेष विधि समझ में आ गई होगी। अब लास्ट विधि हमारी बची है समान योग वाले शेषों को, योगों को छोड़कर योग विधि, उसको भी लिख लेते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चौथी विधि है, समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। टोटल मेथड एलिमिनेटिंग द अकाउंट्स हैविंग इक्वल टोटल। ठीक है, ये टोटल मेथड जो हमने भी पढ़ा था ये उसका सुधरा हुआ रूप है। उसमें सारे टोटल को हम ले लेते थे, सारे ही योग जितने भी हमारे खाते में जितने योग आते हैं वो सारे ही योगों को हम लेकर अपना तलपट तैयार कर रहे थे, चाहे वो दोनों तरफ के योग बराबर हो या अलग अलग हो। हमें इससे मतलब नहीं था हमें योग लेने थे, अगर बराबर थे तब भी हम ले रहे थे, तभी तो सारे अकाउंट्स आ रहे थे उसमें, और तभी हम जनरल से उसका मिलान कर पा रहे थे। तो इसको हम जनरल से तो नहीं मिला पाते हैं, लेकिन इसमें हम, क्योंकि इसमें हम समान योग वाले खातों को छोड़ देते हैं तो योग बराबर आएगा नहीं जनरल के, लेकिन इनका आपस का योग बराबर आना चाहिए। ये देखो चारों विधियों में ये चीज़ तो है कि इनका आपस का योग जो हो वो कैसा हो, बराबर हो। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमारे खाते सही नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि समान योग वाले खातों को छोड़कर जो योग विधि है ये क्या है, ये वही वाली योग विधि है, बस इसमें हमने उन वाले अकाउंट को छोड़ दिया है जिसमें योग समान नहीं आ रहे हैं, सॉरी समान आ रहे हैं दोनों तरफ के। जैसे ये हमने सपोज ये मोहन का खाता है, हमने यहाँ पे देखा था डेबिट का योग कितना आ रहा था 600 रुपये, क्रेडिट का योग कितना आ रहा है 400 रुपये, लेकिन अगर ये 400 रुपये ना होकर ये भी 600 रुपये ही आ रहा होता तो बैलेंस कितना बच रहा होता। बैलेंस से फिलहाल हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम योग विधि का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ योग देखेंगे तो दोनों तरफ का योग कितना आ रहा है 600 रुपये आ रहा है। क्योंकि दोनों तरफ का योग 600 रुपये ही आ रहा है, इसलिए इस वाले अकाउंट को यहाँ लिखने से छोड़ दिया जाएगा, हम इसमें नहीं लिखेंगे जब हम इस विधि का यूज़ करेंगे, यानी कि समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि का यूज़ करेंगे। तो ऐसे खातों के योगों को हम यहाँ पे लिखने के लिए नहीं रखेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही खातों को यहाँ लिखेंगे जिनके दोनों तरफ के योग कैसे हैं, बराबर नहीं है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे टोटल मिलने के लिए। क्योंकि देखो अगर हमारा टोटल यहाँ पे सपोज 7000 आ रहा है दोनों तरफ का, 600 रुपये वाले अकाउंट को छोड़कर अगर हम बनाए, तो अगर हम इसको भी लिख लें तो इसमें 600 रुपये और ऐड होंगे, इसमें भी 600 रुपये और ऐड होंगे, तो भी टोटल यही आना है बराबर 7600। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अगर हम इसको लिखें या ना लिखें। ठीक है, इसलिए हम इनको नहीं लिखते, इनको छोड़ देते हैं जिनके योग समान होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसके गुणदोषों को लिख लेते हैं फिर उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ गुणदोष हैं, इनको समझ लेते हैं पढ़ के। पहला गुण मैंने लिखा है तलपट तैयार करने का कार्यभार हल्का। तो क्योंकि इसमें हमने कुछ अकाउंट्स को छोड़ दिया है जिनके योग बराबर आ रहे हैं, तो तलपट तैयार करने का जो कार्यभार है थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि हम केवल वही वाले अकाउंट लेते हैं जिनके दोनों तरफ के योग अलग अलग हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ सरलता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था योग विधि कैसी है, सरल विधि है, सीधे से योग हो रहा है और वो योग सारा उठा के हम तलपट में लिख ले रहे हैं। ठीक है, फिर समय और श्रम की बचत हो रही है, क्योंकि हम इतना लंबा तलपट तैयार नहीं कर रहे हैं जिसमें योग करने में प्रॉब्लम हो, तो श्रम की हमें थोड़ी सी बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है। और दूसरी बात, हमने कुछ खातों को छोड़ दिया है तो वहाँ पर भी समय और श्रम की क्या हो रही है, बचत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोषों की बात करते हैं। तो जर्नल के योगों से मिलान नहीं हो पाता है इसके योग अलग आते हैं और जर्नल के योग अलग आते हैं, लेकिन इसके आपस में बराबर आना चाहिए योग। जर्नल के से तो हम इसको टैली नहीं कर पाएंगे, जर्नल का योग अलग आ रहा होगा, लेकिन इसका आपस में योग कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक दोष ये भी है कि जर्नल के योगों से हम इसको टैली नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। वैज्ञानिक आधार नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये इसके दोष हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि भी समझ में आ गई होगी, इसके गुणदोष भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं उपयुक्त विधि कौन सी है, इन सारी विधियों में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो वैसे तो कोई भी विधि का यूज़ किया जा सकता है तलपट बनाने के लिए, लेकिन शायद सबसे अच्छी विधि जो है वो शेष विधि है, क्योंकि शेष विधि एक तो कम टाइम ले रही है, दूसरी चीज़ उसमें
हम उससे जो फाइनल अकाउंट है हमारे, जब हम तलपट उसकी सहायता से बना रहे हैं, बैलेंस मेथड की सहायता से बना रहे हैं, तो जो अकाउंट हम लास्ट में बनाएंगे फाइनल अकाउंट, उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ हमें ऑलरेडी सारे बैलेंस मिल जाएंगे। सबसे अच्छा फ़ायदा तो उसका ये है। तो बैलेंस मेथड जहाँ तक है इन चारों विधियों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब बात इसकी करते हैं कि जो भी हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, तलपट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे खातों में कोई अशुद्धि तो नहीं है। और हमने भी यहाँ पे पढ़ा कि अगर दोनों पक्षों का योग बराबर आ रहा है तो खातों में कोई अशुद्धि नहीं है, हम ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि यहाँ पे दोनों पक्षों का योग मिल जाए तो भी खातों में कोई कमी ना हो? शायद ऐसा ज़रूरी नहीं है। और नहीं है तो कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं, जिनको हम नहीं पकड़ सकते हैं? कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं जो इससे प्रकट होती हैं और कौन सी प्रकट नहीं होती हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।